सो यू गाइस कैन सी माई स्क्रीन। ये आप सबके पास है, ठीक है, ये मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। और ये सारी चीजें आप सबके पास, मतलब पूरा का पूरा एक कह लो कि कोर्स आउटलाइन आपके पास है इसकी। यहाँ से अशफाक। सॉरी, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, ये कोर्स आउटलाइन आपके पास है। अच्छा, अगर आप इस कोर्स आउटलाइन को देखो तो इस कोर्स आउटलाइन आउटलाइन में पहला पार्ट हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग रखा हुआ है। और मशीन लर्निंग के फौरन बाद हमने यहाँ पे डेटा प्रिपरेशन एक्सप्लोरेशन रखी हुई है। उसका रीजन क्या है? डेटा एक्सप्लोरेशन और डेटा प्रिपरेशन इज द मेन थिंग जो आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में लेकर आती है। ये पार्ट वो पार्ट होता है कि अगर आपने इसको जितना अच्छा परफॉर्म किया उतना अच्छा आपके पास आपका मॉडल वर्क करता है। और यही वो पार्ट होता है, अगर आपने इसके अंदर कंजूसी की या इसके अंदर किसी किस्म का आपने ये किया कि देखते हैं करते हैं, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं व्हेन यू आर फिटिंग योर डेटा इनटू योर मॉडल। ठीक है, जब आप मॉडल को यूज करोगे तो उस वक्त आपको आ सकती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, मॉडल क्या होता है? मैं मैम ये थोड़ा सा जूम कीजिएगा प्लीज। मॉडल क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमें नहीं समझ आ रहा। देखो, जब आप एआई पे काम करते हो, एआई का बैकबोन जो है ना वो डेटा है। विदाउट डेटा एआई इज नथिंग। ठीक है, तो अगर आपके पास एक डेटा आ रहा है, अब डेटा भी मल्टीपल टाइप का होता है। डेटा कैन बी इन एन इमेज, डेटा कैन बी इन एन लाइक टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो। आपका कह लें कि रॉ डेटा होता है, एक्सेल शीट का डेटा होता है आपका, आपके कन्वर्जेशन का डेटा हो गया आपका। ये सारे आपके डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, ये मल्टीपल डेटा सोर्सेज हैं हमारी, जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब जब मल्टीपल डेटा सोर्सेज आती हैं तो मल्टीपल डेटा सोर्सेज का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं जिसमें आपको आपके डेटा को इस कैपेबल बनाना है कि वो आप जो एल्गोरिथम लिख रहे हो वो एल्गोरिथम उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो जब आप उस डेटा को इस कैपेबल बनाने के लिए मूव ऑन करते हो तो उसके अंदर आपका डेटा प्रिपरेशन एंड एक्सप्लोरेशन का पार्ट आता है, जिसमें आप अपने डेटा को इस कैपेबल बनाते हो कि जो एल्गोरिथम आपने लिखा है, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम की अगर मैं बात करूँ, वो आपने लिखा है, वो अंडरस्टैंड कर सके आपके डेटा को कंटिन्यूअसली और अच्छे से। क्योंकि आपका मॉडल जितना अच्छा उस डेटा को अंडरस्टैंड करेगा वो उतना ही अच्छा आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। अब एक चीज याद रखना, अगर आप ये काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस कोई भी डेटा उठाया और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। ठीक है, जब भी आप मशीन लर्निंग करो, चाहे डीप लर्निंग करो, चाहे एआई करो, कुछ भी करो, यू नीड टू फर्स्ट मेक सेंस कि भाई आप सॉल्व क्या करना चाह रहे हो, आप कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर काम करना चाह रहे हो, आपका क्वेश्चन बेसिकली क्या है, आप आप आइडेंटिफाई क्या करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपकी। आपको पता है हर बिजनेस सेल्स करता है अपनी, ठीक है, या हर बिजनेस का कोई ना कोई कस्टमर लाजमी होता है। इफ यू डोंट नो कि आप अपने कस्टमर के किस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, आप कभी भी अपने फाइनल आउटपुट पे नहीं पहुंच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा क्या मतलब है इससे? देखो, एआई जो हेल्प करती है, आप ये मत सोचो कि आप एक एआई इंजीनियर हो तो आपको सिर्फ मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए। आज के दौर में जो भी बंदा है उसको वो ज्यादा फ्रूटफुल तब है जब वो किसी बिजनेस को हेल्प कर रहा। ठीक है, जब आप किसी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, जब आप किसी बिजनेस को ये कह लो कि उसको इनसाइट्स निकाल के दे रहे हो या उस बिजनेस की प्रिडिक्शंस करके दे रहे हो, आपके भाई आप ये करो, आप ये करो, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बिजनेस ओनर्स को। और आपके जो भी जॉब हायरिंग मैनेजर्स हैं जिनको, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, रादर देन आप ये बोलो मुझे मशीन लर्निंग आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। नहीं, वो चीज ज्यादा आती अट्रैक्ट करती है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि अगर आपको बिजनेस को हेल्प आउट करना है तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए ना कि बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज अगर आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी, आप बिजनेस को क्या दोगे? कुछ भी नहीं दोगे। और अगर आप बिजनेस को कुछ भी नहीं दोगे तो यू आर नथिंग फॉर देम। ठीक है, तो यू नीड टू, जो भी प्रोजेक्ट करो या जो भी चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, उसको इस सेंस के साथ इंप्लीमेंट करो कि ये एट द एंड किस यूजर को जाके बेनिफिट देगा, या एट द एंड इसका बेनिफिट क्या होगा। अगर कोई एक रिकमेंडर सिस्टम बना रहा है तो उसका बेनिफिट क्या होगा एट द एंड। ठीक है, अब अगर वो पहली वाली प्रीवियस वाली एग्जांपल पे हम जाएं तो प्रीवियस वाली एग्जांपल मैंने बताया था कि हर बिजनेस का एक सेल्स होता है। ठीक है, और सेल्स के ऊपर अगर आप
आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि भाई ठीक है वो सेल्स हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज के ऊपर हमें कस्टमर बिहेवियर पे जाना है। अब कस्टमर बिहेवियर को भी मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं कि कस्टमर का बिहेवियर प्रोडक्ट साइड पे कैसा है, कस्टमर का बिहेवियर फ्रेंचाइज पे कैसा है, कस्टमर का बिहेवियर आउटलेट पे कैसा है, कस्टमर को एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है उनके शॉप का, कस्टमर कितनी दफा इन हो रहा है कितनी दफा आउट हो रहा है, क्या वो रिपीटेटिव टर्म कस्टमर है। अब आप देखो एक ही चीज को जब मैंने देखा तो उससे मेरे पास मल्टीपल सिनेरियोज बनते चले गए। अब इन मल्टीपल सिनेरियोज पे अगर मुझे काम करना होगा तो इसका मतलब है कि मल्टीपल सिनेरियोज का मल्टीपल टाइप के डेटा हम क्रिएट कर सकते हैं। ईच सिनेरियो हैव द डेटा ऑफ देयर ओन, राइट। तो उस सिनेरियो के अंदर आपको ये वाला पार्ट जो है वो हेल्प करता है कि ठीक है अगर आपके पास एक डेटा ऐसा आ रहा है जिसमें आपको ये पता करना है कि रिपीटेटिव कस्टमर कैसे हैं, तो आपको पता होगा कि भाई मुझे एक एक्सेल शीट बनानी है जिसमें मैं अपने कस्टमर का काउंट करती जाऊं कि कौन से कस्टमर मेरे रिपीटेटिव है। तो वहां पे आपका फॉर्मेट ऑफ डेटा सेट इस टाइप का हो गया। सेकंड ये हो गया कि आप ये कहो कि कस्टमर फीडबैक दे रहा है, उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली किस तरीके से, तो फीडबैक के अंदर आपके टेक्स्ट का डेटा मौजूद होगा। आपका डेटा चेंज हो गया, अब आपको आपके डेटा की प्रिपरेशन उस टेक्स्ट डेटा के हिसाब से करनी होगी। सो पॉइंट इज कि आप देखो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपका नेचर ऑफ डेटा चेंज हुआ और नेचर ऑफ डेटा से आपकी डेटा प्रिपरेशन और एक्सप्लोरेशन चेंज हुई। सो दिस ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू वांट टू गेट। ठीक है। सो ये काफी सारी चीजें हमने की भी थी पांडास के अंदर, और ये बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इनके अंदर जो फीचर इंजीनियरिंग वाला पार्ट आता है, फीचर इंजीनियरिंग या सिलेक्शन वाला पार्ट, इसके अंदर ये होता है कि हम लोगों को कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करना होता है। जैसे स्मूदी टेक्निक हो गई, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेटा बैलेंस कर रहे होते हैं। आपके ये हो गई इंटरपोलेशन टेक्निक हो गई, जो कि ऑल्सो स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, वो हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जो हमें यूज करनी होती हैं इस प्रिपरेशन के दौरान। सो मशीन लर्निंग इज नथिंग जस्ट एन स्टैटिस्टिकल लर्निंग। और स्टेटिस्टिक्स आपके स्ट्रांग है तो आप मशीन लर्निंग को बहुत आराम से कर सकते हैं। इवन मशीन लर्निंग है आप एआई आराम से कर सकते हो। ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू कि हमें इसकी नीड क्यों है और ये कहाँ पे हमें हेल्प आउट करता है। थर्ड मॉड्यूल इज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग इज समथिंग जहाँ पे आपको ये पता होता है कि आपका जो डेटा है वो कैसा है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मेरा इनपुट क्या आएगा और मेरा आउटपुट क्या आएगा। इनपुट इज समथिंग जिसमें आपको ये पता होता है ओके फाइन, मेरे पास इनपुट के अंदर फॉर एग्जांपल अगेन वही कस्टमर वाली एग्जांपल लेते हैं, कस्टमर के इनपुट के अंदर हमें पता है कि उसका फीडबैक आएगा। तो फीडबैक इज योर इनपुट और आउटपुट इज समथिंग कि उसका फीडबैक पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है। दिस इज योर आउटपुट। तो अगर आप इस तरीके का ले रहे हो जिसमें आपको इनपुट पता है और आउटपुट पता है तो दैट इज योर सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग के भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं कि भाई अगर मुझे सिर्फ ये पता करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल है तो मैं क्लासिफिकेशन पे चली जाऊंगी। अगर मुझे प्राइस पता करनी है कार की कि भाई कार की प्राइस कितनी हाई है लो है क्या चल रही है कार की प्राइस अकॉर्डिंग टू देयर फ्यूचर, तो मैं रिग्रेशन पे चली जाऊंगी। मतलब मल्टीपल डेटा के ऊपर, आपके डेटा की नेचर के ऊपर से आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपने कौन सी चीज को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो ये जितना भी आपका अगर कह लो आउटलाइन है, दिस ऑल डिपेंड ऑन योर डेटा, व्हाट्स योर डेटा नेचर, व्हाट डू यू वांट टू गेट, व्हाट डू यू वांट टू प्रिडिक्ट, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन की टेक्निक आ जाएगी। क्लासिफिकेशन में आपके तीन एल्गोरिथम्स आते हैं, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, के एन एन। इसके अलावा भी होते हैं आपके जैसे रैंडम फॉरेस्ट हो गया आपका, और ग्रेडियंट सॉरी ग्रेडियंट डिसेंट का भी आपका एक एल्गोरिथम होता है जो आपको यूज कर सकते हो। मल्टीपल एल्गोरिथम आपके इसमें भी आता है। ठीक है। इसके बाद इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के भाई इवैल्यूएशन किस तरीके से आपकी हो रही है। फिर एडवांस सुपरवाइज लर्निंग सीटी मैंने कहा, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग ये सब आता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन आता है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एल्गोरिथम है जो कि हर हर प्रॉब्लम के ऊपर आपके चल जाता है। लेकिन इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स है, वो हम देखेंगे जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर अनसुपरवाइज लर्निंग आती है। अनसुपरवाइज लर्निंग में ये होता है कि आपको इनपुट तो पता है, आपको आउटपुट नहीं पता। सो दैट्स हाउ यू लर्न क्लस्टरिंग, कि किस तरीके से हम आउटपुट का आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल बहुत आसान एग्जांपल ये है कि आपके पास एक बास्केट है, फ्रूट बास्केट है। फ्रूट बास्केट के अंदर आपके पास मल्टीपल फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मल्टीपल फ्रूट्स। ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि कितने परसेंट चांसेस है कि ये ऑरेंज होगा, सही, तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? दैट्स दैट्स समथिंग वी नीड टू आइडेंटिफाई। तो वो यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है।
जिसके अंदर मल्टीपल ये आता है। अच्छा, ये भी जितनी टेक्निक्स मैं आपको बताई लिखी हुई है यहाँ पे, ये सब के सब आपकी स्टैटिस्टिकल है, ये सब स्टैटिस्टिक्स से कनेक्टेड है। ठीक है। डायमेंशन रिडक्शनलिटी, पीसीए। पीसीए का नाम बहुत सुना होगा आप सबने। ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर आती है, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। टी डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस, लॉग डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी होंगी। वही डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ पे काम आ रही होती है हमारे साथ। फिर इवेल्युएशंस हैं आपके, कि इवेल्युएशंस आप किस तरीके से करते हो। फॉर एग्जांपल, आपका मॉडल है, लीनियर रिग्रेशन आपने लगा दिया, उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन वो रिजल्ट अच्छा नहीं है, या वो रिजल्ट ऐसा नहीं है जो कि आप कहोगे भाई इसको मैं यूज कर सकती हूँ, तो वो कैसे आप पता करोगे कि ये यूजफुल है या नहीं है। ये सारे मेथड्स को यूजफुल और अनयूजफुल करने में हेल्प कर रहे होता है। इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट आएगा, जो कि एंड में आप सब बनाओगे ऑब्वियसली, इन तमाम को देखते हुए। इट्स टोटली अप टू यू, आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और प्रोजेक्ट बना के आपने देना होगा। सो दिस इज द होल कोर्स आउटलाइन जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू आउट दिस 10 to 12 वीक्स। ये 10 to 12 वीक्स का है, लाइक 2 और 2.5 मंथ्स का ये है, और जिसके अंदर आपकी क्लासेस सिर्फ मंडे और वेनेसडे को होंगी, 7 to 9। और उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे ये सारी चीजें। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे सवाल कर सकता है। किसी को कोई सवाल है? नो मैम, किसी का कोई सवाल नहीं है। ओके, लीनियर रिग्रेशन के बारे में किसी को कुछ पता है? अच्छा, मशीन लर्निंग के ये पता है सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, और अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? किसी को नहीं पता? Yes, ma'am. Machine learning is a branch of AI which focuses on methods that can learn from examples and experience instead of relying on hard-coded rules and make predictions on new data. हम्म। ओके। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का जो डिफरेंस होता है वो लेबल डेटा का होता है। एक में लेबल डेटा होता है और एक में लेबल डेटा नहीं होता। ओके, लेवल डेटा, ओके फाइन। अगर मैं आप सबसे पूछूं व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्न करती है पैटर्न से, जो भी उसको पैटर्न दिए हुए होते हैं उसके अंदर वो लर्न करती है। ओके, पैटर्न से लर्निंग होती है, ओके। और और ये प्रीवियस डेटा से लर्न करती है। इसके पैटर्न्स में वो जब उसको डेटा इनपुट दिया जाता है उससे ये लर्न करती है। ओके, कोई और? अच्छा, मशीन लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंस होगा फिर? एआई जो है वो बिल्कुल मिमिक करना है ह्यूमन ब्रेन को, और मशीन लर्निंग जो है वो डेटा पैटर्न्स को देखना है। ओके। ओके, सही कह रहे हो आप सब। जो भी आप सब ने मुझे डेफिनेशंस दी हैं काफी हद तक सही हैं डेफिनेशंस। मैं ये नहीं कह सकती, डिनाई नहीं कर सकती कि नहीं गलत है या ये वो, नहीं, आप सबकी डेफिनेशन सही है। बेसिकली जो मुझे समझ में आता है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि एआई और मशीन लर्निंग क्या है, तो मैं मशीन लर्निंग को ये समझती हूँ कि मशीन लर्निंग इज समथिंग जिसमें हम सिर्फ उसको डेटा देते हैं, और वो उस डेटा से अपने आप को लर्न करने की कोशिश करती है, विदाउट एनी प्रोवाइडिंग लॉजिक, विदाउट एनी प्रोवाइडिंग, यू कैन से, प्रोग्रामिंग।
ठीक है। अब मेरा इससे क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमें लॉजिक्स लिखनी होती हैं कि अगर हमारा ये इनपुट है तो इस इनपुट को हमें ऐसे फर्दर यूज करना है और ये आउटपुट लेकर आना है। फॉर एग्जांपल A+B हमें करना है, तो हमें पहले दो इनपुट चाहिए, A वैल्यू चाहिए, B वैल्यू चाहिए, एंड देन वी कैन ऐड अप एंड देन वी विल हैव एन आउटपुट। ठीक है। तो ये पूरा आपने प्रोसीजर क्या किया हुआ है, डिफाइंड किया हुआ है। जब आप मशीन लर्निंग की बात करते हो तो मशीन लर्निंग में आप कहते हो कि ठीक है, मुझे दो इनपुट को ऐड करना है, A और B को, मुझे बताओ मैं कैसे करूँ, क्या आंसर होगा इसका, दैट्स इट। ठीक है। आप उसको नहीं बता रहे कि A+B करो, आप उसको नहीं बता रहे, आप उसको कह रहे हो ठीक है मुझे सिर्फ दो इनपुट्स को ऐड करना है, अब मुझे बता दो ये मेरे दो इनपुट्स हैं, लेट्स सपोज 4 और 5, अब मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अब मशीन इतनी कैपेबल हो कि आप उसको, वो आपको आंसर दे दे कि 4+5 आपका 9 होगा। ठीक है। उसको हम मशीन लर्निंग का एक एक्सपेक्ट देता है। अब वो इस कैपेबल कैसे बनेगी कि वो 4+5 का आंसर दे दे या वो कोई भी दो वैल्यूज का आंसर दे दे। वो ऐसे बनेगी कि हम उसको प्रीवियस डेटा प्रोवाइड करेंगे, जो आप सबने बात की कि हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, और डेटा प्रोवाइड करने के बाद हम उसको बोलेंगे कि भाई अब इसको, तुम इससे इस डेटा को लो, इससे लर्न करो खुद ब खुद, इसको अंडरस्टैंड करो, इसके पैटर्न्स को समझो, और फिर मुझे आंसर दो मेरे इनपुट के ऊपर जो मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया हुआ है। सो दैट्स हाउ द मशीन लर्निंग वर्क्स, जिसके अंदर आप मशीन को बोल रहे होते हो कि ठीक है मेरे पास ये डेटा है, इसको अंडरस्टैंड करो और फिर मुझे मेरे न्यू डेटा के ऊपर आंसर रिटर्न करो। ठीक है। बट यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस रहेगा फिर। ठीक है। बिकॉज अगर आप देखो तो एआई के अंदर सिर्फ एआई इंजीनियर नहीं होता ना, एआई के अंदर तो मशीन लर्निंग इंजीनियर भी होता है, एआई के अंदर तो डेटा साइंटिस्ट भी आता है, एआई के अंदर तो जनरेटिव एआई इंजीनियर भी आता है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज डोमेन्स। सबसे ज्यादा जो सुना होगा आपने डोमेन का वो डेटा साइंटिस्ट का सुना होगा रादर देन एआई इंजीनियर, राइट। तो वहां पे क्या डिफरेंस होगा, क्या समझते हो आप सब मेरे साथ। सबको पता है कि मेरे साथ थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेक्शन करते हुए चलना होगा। ठीक है। तो बताओ मुझे क्या सोचते हो, क्या समझते हो उसको। मैम, डाटा साइंस के अंदर जो मेजरली होता है ना, पहले हमें डाटा को मेजर वर्किंग जो होती है वो हमारी डाटा के ऊपर होती है कि डाटा को हमने क्लीन करना है, उसको इस काबिल बनाना है कि उसके ऊपर मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सकें। हम्म। और मशीन लर्निंग इंजीनियर वो होता है जो डाटा साइंटिस्ट के बनाए हुए डाटा के ऊपर जो है डिफरेंट एल्गोरिदम्स को अप्लाई करता है और उससे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। सॉरी, डेटा साइंटिस्ट फिर बताइएगा। डेटा साइंटिस्ट का मेनली काम ये होता है कि उसने डाटा की क्लीनिंग, उसकी अरेंजमेंट, मतलब उसके पास अगर अनसॉर्टेड डाटा तो उसको उसने हर लिहाज से इस तरीके से इस काबिल बनाना है कि उसके ऊपर डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई हो सके। ओके। मशीन हाउ टू मैनिपुलेट डेटा। नहीं, देखो, मशीन लर्निंग इंजीनियर का जो काम होता है और डेटा साइंटिस्ट का काम होता है, वो मेनली काम होता है आपके इनसाइट्स के ऊपर। ठीक है। अब इसका क्या मतलब, इनसाइट्स के ऊपर क्या, क्या मतलब भाई। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि मशीन लर्निंग आप जब कर रहे होते हो, आपका मेन पार्ट जो होता है वो ये होता है, आपके डेटा की प्रॉब्लम आपको पता होती है और आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। और इसके ऊपर काम करने के बाद आप अपने एल्गोरिथम्स को इस डेटा को इस कैपेबल बनाते हो कि वो आपके एल्गोरिथम्स के ऊपर क्या हो जाए, इसको अंडरस्टैंड कर सके आपका एल्गोरिथम, और आपका एल्गोरिथम इतना कैपेबल हो जाए कि वो न्यूली डेटा के ऊपर आपको आंसर रिटर्न कर सके। दिस होल थिंग्स इज अबाउट मशीन लर्निंग इंजीनियर। जब डेटा साइंटिस्ट की मैं बात करती हूँ तो डेटा साइंटिस्ट इज नॉट द वन जो कि सिर्फ और सिर्फ ये काम करता है, वो ये काम तो जरूर करता है, बट वो क्या एक्स्ट्रा काम करता है, वो एक्स्ट्रा काम ये करता है कि वो आपके डेटा को एनालाइज करता है, वो आपके डेटा के ऊपर इंसाइट्स निकालता है, और आपके बिजनेस को ये बताता है कि आप किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को मल्टीपल वेज में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। मशीन लर्निंग का क्या काम होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम ये होता है कि वो आपके डेटा को इस कैपेबल या आपके एल्गोरिथम्स को इस कैपेबल बनाए कि वो आपके डेटा को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। और डेटा साइंटिस्ट का क्या काम होता है, वो ये काम होता है कि आप
आपको ये बता सकें कि आपके जो डोमेन है, उस डोमेन में रहते हुए या जिस बिजनेस में आप हो उस बिजनेस में रहते हुए आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो बाय यूजिंग योर प्रीवियस डेटा, बाय यूजिंग योर प्रीवियस हिस्ट्री। ठीक है। तो वहां पे आपके पास एक डेटा साइंटिस्ट का रोल आता है, जो कि ये बता रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ या अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। किसी मैम फिर डाटा एनालिस्ट में और डाटा साइंटिस्ट में क्या फर्क है? अच्छा, डेटा एनालिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको एक ये बताता है कि डेटा की एनालिसिस करके देता है कि फॉर एग्जांपल ये डेटा है आपका, इस डेटा के अंदर ये इनसाइट्स मौजूद है, दैट्स इट। ठीक है, वो ये काम करता है। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है? डेटा साइंटिस्ट आपको बताता है आपका डेटा ये है, इसकी एनालिसिस ये है, इस एनालिसिस की बेसिस पे अगर आप ये वाले इम्प्लीमेंटेशन करो तो ये ग्रोथ आपकी हो सकती है। ठीक है, अब समझ आया? इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि डाटा एनालिस्ट जो है इट इज अ सबसेट ऑफ डाटा साइंस। नहीं, आप नहीं कह सकते उसको सबसेट, बिकॉज डेटा एनालिस्ट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसको देखो, फॉर अब मैंने आपको खुद बताया कि एनालिस्ट वो होता है जो आपके डेटा है को देख के बोलता है कि भाई ये डेटा है और इसकी ये इंसाइट है। ठीक है, वो जो इंसाइट प्रिपेयर करता है वो विजुअलाइजेशंस के थ्रू प्रिपेयर करता है, वो मैथ्स यूज नहीं कर रहा होता। वो किसी किस्म का ये कह लो मैथ्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक के वो किसी किस्म के अ, ऐसे ऐसी क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा होता जो एज अ डेटा साइंटिस्ट आप कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ आपको उसकी। जैसे मेरे पास, मैं अपने ही उसके बताती हूँ, मैं कोविड 19 के डेटा सेट के ऊपर काम कर रही हूँ एज अ डेटा साइंटिस्ट, और मेरे पास एक डेटा एनालिस्ट है जो कोविड 19 के डेटा सेट के ऊपर काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो कोविड 19 का डेटा सेट उठाएगा और बता देगा कि इस डेट को इतना हाई हुआ था, इस डेट को इतना लो हुआ था, इस डेट पे ये आया था, इतने फीमेल्स आपके पॉजिटिव आए, इतने मेल्स आपके नेगेटिव आए, इतनी इतनी आपके कोविड आपके पेशेंट्स के अंदर इंक्रीजिंग हुई है, इतनी आपके पेशेंट्स के अंदर डिक्रीजिंग हुई है, दैट्स इट। ठीक है, वहीं पे डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा? डेटा साइंटिस्ट बताएगा आपके पॉजिटिव पेशेंट इतने आए हैं, जिस वजह से आए हैं, इस वजह से आए कि आपके इवेंट्स अकर हुए थे। इवेंट्स कौन से अकर हुए थे? आपकी ईद आ गई थी, आपका कोई त्योहार आ गया था, कोई हिंदुओं का कोई त्योहार आ गया था, क्रिश्चियंस का कोई त्योहार आ गया था, ईस्टर या जो भी वो आ गया था, जिसकी वजह से आपके इतने पेशेंट्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, ये डेटा साइंटिस्ट बताएगा। फिर वो आगे कैसे कंटिन्यू करेगा? इफ यू वांट टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव पेशेंट, you need to make a strategy in order to बैंड इवेंट्स। या तो आप इवेंट्स को बैंड कर दो, या तो आप इवेंट्स के ऊपर किसी किस्म की पॉलिसी लगा दो कि इतने से ज्यादा बंदे नहीं आ सकते उसके अंदर, या आप ये कर दो कि आप इवेंट के मल्टीपल लोकेशंस बना दो जिसके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड की? एक डेटा साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की है, उसी डेटा को देखते हुए जिस डेटा को डेटा एनालिस्ट देख रहा था। सही है, तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के। डेटा साइंटिस्ट हमेशा क्यों लगता है अपने पास कि ये क्यों हुआ, जबकि डेटा एनालिस्ट कहते हैं ये हुआ बस, दैट्स इट। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से काम आपका इम्प्लीमेंट होता है सारा। अच्छा, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा, मशीन लर्निंग इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो तो वो आपका R&D के अंदर जाएगा ज्यादातर। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की जो जॉब्स आती हैं वो इन द डोमेन ऑफ R&D आती हैं, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड पे आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप डेटा साइंटिस्ट की बात करोगे तो डेटा साइंटिस्ट की जॉब आपको हर डोमेन के अंदर मिल जाती है, हर बिजनेस के अंदर उसकी नीड है। अगर आप AI इंजीनियर की बात करोगे तो AI इंजीनियर वो वाहिद बंदा होता है जिसको डेटा साइंटिस्ट भी बनना पड़ता है, जिसको मशीन लर्निंग इंजीनियर भी बनना पड़ता है, और जिसको ये होता है कि वो आपको हेल्प आउट कर सके। जी ओके नहीं। ओके, अब अगर मैं AI इंजीनियर की बात करती हूँ तो आप ये बोलोगे कि मिस AI इंजीनियर बनना तो बड़ा मुश्किल है, बल्कि मैं आपको बताऊँ AI इंजीनियर बनना सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि AI इंजीनियर ऐसा नहीं है कि AI इंजीनियरिंग के अंदर आप ये कर रहे होते हो कि आपने सब करना है। AI इंजीनियर जब आप बनते हो तो आपको ये एक ये कह लो कि फेवर होता है कि वो आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी डोमेन की नॉलेज को यूज करते हुए, डोमेन मतलब
कोई भी आ, ये कह लो कि सबसेट की नॉलेज, सबसेट ऑफ एआई की नॉलेज को यूज करते हुए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, वहां पे आपके एआई इंजीनियरिंग बहुत काम आती है। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे पता है वो प्रॉब्लम डीप लर्निंग से भी सॉल्व हो सकती है, मुझे पता है वो जनरेटिव एआई से भी सॉल्व हो सकती है, मुझे पता है वो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से भी सॉल्व हो सकती है। बट अब नाउ इट्स टू मी कि मैं कौन से डोमेन पे रहते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहती हूँ। ज्यादातर जो एआई इंजीनियर्स कहलाते हैं वो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वहां पे हम एआई इंजीनियर्स को यू बोल रहे होते हैं कि ठीक है ये करके दो, पर काम वो भी सेम कर रहे होते हैं जस्ट लाइक अ डेटा साइंटिस्ट। बट वो वहां पे उनका जो डेटा का नेचर है वो चेंज हो जाता है, और उस नेचर के चेंज होने की वजह से उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर विजन, आपने सुना होगा, आपने सुना होगा एनएलपी इंजीनियर, आपने सुना होगा एलएलएम इंजीनियर। सो दीज आर कमिंग फ्रॉम एआई इंजीनियर। ठीक है, और एआई इंजीनियर का ये भी होता है कि आपको हर डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए इमेजेस पे काम कैसे होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए टेक्स्ट पे काम कैसे होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए वीडियोस पे काम कैसे होता है। सो दैट्स हाउ यू कैन लर्न। सही है, आई होप हर डोमेन का अलग अलग आप लोग को आइडिया हो गया होगा, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप किस तरीके से उसको इन फ्यूचर आप किस डोमेन पे जाना चाह रहे हो, आप किस डोमेन के साथ रहना चाह रहे हो, और क्या करना चाह रहे हो इन फ्यूचर। मैं ये नहीं कहूँगी मशीन लर्निंग आज कुछ भी नहीं है, मशीन लर्निंग आज भी बहुत कुछ है। आज भी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की उतनी ही डिमांड है जितनी एक एलएलएम इंजीनियर्स की डिमांड है। बट वो हाइप इतनी हो जाती है कि हम लोग जो एक पीछे चीज चल रही होती है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो वाली सिचुएशन है। अदरवाइज मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की भी जॉब आज मौजूद है, और डेटा साइंटिस्ट की जॉब भी आज मौजूद है, और एआई इंजीनियर्स की जॉब भी आज। ठीक है, और इसके बारे में अंडरस्टैंड करना हो तो यहाँ पे जॉब सर्च करना इंडीड के ऊपर, और वहां पे देख लेना कि उन डिमांड क्या 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 है, एक डेटा साइंटिस्ट से क्या स्किल्स डिमांड की हुई है, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर से क्या स्किल्स डिमांड की हुई है, और ये देख लेना कि एक एआई इंजीनियर से क्या डिमांड की। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट एंड एआई। अच्छा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, किसी के माइंड में कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आती है इस वक्त? Spam डाटा साइंस में detection. मशीन लर्निंग, सॉरी? Spam detection. स्पैम डिटेक्शन, ओके, एनीवन एल्स? रिकमेंडर सिस्टम भी हम कह सकते हैं। और जो स्टोर्स के अंदर मतलब चीज़ों को हमने किस तरीके से उनकी क्लस्टरिंग करनी है सो दैट के जो सेल्स हैं वो मैक्सिमम हों। आई थिंक वो भी एक मशीन लर्निंग की फील्ड होता है। बिल्कुल, कोई और बताना चाहेगा? मैम सोशल मीडिया पे जो एल्गोरिदम्स बन जाते हैं जिनसे हमारी फीड शो होती है। आई थिंक हेड्स की जो डिटेक्शन है वो भी इसी के थ्रू हो सकती है। सिरी का नाम सुना है? यस मैम। सिरी क्या करो? सिरी वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है जो कि आई थिंक एनएलपी। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। मतलब आप डिफरेंट कमांड्स देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। या फिर अगर आपको कोई उससे टास्क करवाना तो परफॉर्म कर देता है वो। लेट्स से मैंने किसी को कॉल करनी है तो मैं उसको बताऊंगा कि अपना अपना बंदे को कॉल डायल कर दो तो उसको कॉल डायल कर देता है। एग्जैक्टली। सिरी बेसिकली क्या कर रहा होता है कि आपको ये बता रहा होता है, आप उसको इनपुट देते हो और वो आउटपुट पे आप एक काम परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, अगर मैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपको बताऊं, सबसे अच्छी एप्लीकेशन मुस्तजाब साहब ने बताई जो कि स्पैम एप्लीकेशन थी। कि स्पैम के अंदर आप क्या करते हो, आप ईमेल्स के अंदर आपके पास एक फोल्डर बनता है स्पैम का। आप उस फोल्डर के अंदर आपके पास वो वाली ईमेल्स आ जाती हैं जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं होती। इसके अंदर ये चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कि वो ईमेल में भी आपके लैपटॉप को कोई नुकसान पहुंचाए, या अगर उस ईमेल पे कोई लिंक है उसको आपने क्लिक कर दिया
तो मे बी वो आपके डिवाइस के अंदर हैकिंग का सिस्टम परफॉर्म कर ले, या कुछ इस तरीके का काम हो जाए जो कि आपके लिए हेल्पफुल ना रहे। तो वो स्पैम डिटेक्शन होती है। अब स्पैम डिटेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो स्पैम डिटेक्शन में इस तरीके से हो रहा होता है कि आप देख रहे होते हो कि एक ईमेल आ रही है। अब ईमेल जो आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ईमेल स्पैम हो सकती है या नहीं हो सकती, हार्मफुल हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो दो हो गए, हो सकती है या नहीं हो सकती, स्पैम और नॉट स्पैम। तो ये जो सिचुएशन बनती है दैट इज अ मशीन लर्निंग सिचुएशन। इसके अलावा सीरी के मैंने एग्जांपल दी। सीरी जो है बेसिकली वो भी आपके एक मशीन लर्निंग एग्जांपल में आती है, और वो ये अलाउ करती है आपको कि आप उसको इनपुट देते हो और वो इनपुट की बेसिस पे आपका कोई ना कोई काम एक्शन पे ला रही हो। तो वो काम किस एक्शन पे आ रहा होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर यू कैन से a real world example of machine learning। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा लेट्स थिंक पॉजिटिव सेंटिमेंट एनालिसिस, जो अभी मैं कस्टमर की एनालिसिस बता रही थी कि भाई अगर आपके पास कस्टमर का फीडबैक है तो उस फीडबैक को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हुए आप अपना आउटपुट निकाल सकते हो। दिस इज ऑल्सो मशीन। कार प्राइस प्रिडिक्शन हो गई। कार प्राइस प्रिडिक्शन के साथ आपकी हाउस हाउस प्राइस प्रिडिक्शन हो गई। इवन आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास एक ई कॉमर्स का बिजनेस है और आपके पास एक प्रोडक्ट आता है, तो उस प्रोडक्ट के फीचर्स की बेसिस पे उसकी क्या कह लो प्राइस को प्रिडिक्ट करना, दिस इज ऑल्सो योर मशीन लर्निंग। किसी ने कहा था रिकमेंडिंग सिस्टम जो है वो मशीन लर्निंग है, तो वाकई में वो भी मशीन लर्निंग है, क्योंकि आप उसको इनपुट दे रहे हो कि मुझे ये वाली बुक मैंने पढ़ी है, इस बुक के अकॉर्डिंगली मल्टीपल बुक्स मुझे रिकमेंड कर दो। लेट सपोज प्रोडक्टिविटी की आपने कोई बुक पढ़ी है और उसी के नीश पे रहते हुए आप मल्टीपल बुक्स जानना चाह रहे हो, तो वो आपके एक रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर आ सकता है। सही। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं जो कि आपके आप एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर ले सकते हो कि वो मशीन लर्निंग के अंदर आपकी आती है। अच्छा, अब जितनी भी एग्जांपल्स हमने देखी हैं, आपने उस एग्जांपल्स में एक चीज नोट की होगी कि हम कोई ना कोई इनपुट दे रहे हैं और एक आउटपुट हमारे पास आ रहा है। सही है। ये जो सिनेरियो बन रहा है कि हम एक इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट आ रहा है, और उसके बीच पे जो भी काम हो रहा है हमारा, वो सब एक एल्गोरिथम वर्क कर रहा है कि उस इनपुट को लेता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर एक आउटपुट जनरेट करके देता है। सही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये मशीन लर्निंग का प्रोसेस होता है। सही। तो मशीन लर्निंग के लिए हमारे पास एक तो चीज हमें क्लियर हो गई कि हमें इनपुट और आउटपुट के साथ हो। अब इनपुट और आउटपुट की मैं बात करती हूँ, तो देयर इज अ सिनेरियो जिसके अंदर इनपुट भी आ सकता है, आउटपुट भी आ सकता है। देयर इज अ सिनेरियो जिसमें इनपुट है पर आउटपुट नहीं है। देयर इज अ सिनेरियो जिसमें इनपुट भी नहीं है, आउटपुट भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि आपके पास ना इनपुट है ना आउटपुट है और आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगाने हैं। सही, तो वो भी सिनेरियो हमारे पास होता है। उन सिनेरियोज के बीच का डिफरेंस किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से हम फॉरवर्ड, ये असल क्वेश्चन है। और यही असल वो चीज होती है जो आपको अलाउ करती है कि आप अपने मल्टीपल एल्गोरिथम्स में से चूज करो कि कौन सा एल्गोरिथम आपके लिए बेस्ट फिट है आपके डेटा के। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन? क्लियर है मैम। बाकी यस मैम, क्लियर है। ओके, चलो अब आगे बढ़े थोड़ा सा। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं, मैं ये कह रही हूँ कि इनपुट आउटपुट है और मैंने मल्टीपल सिनेरियोज बताए, तो आपके माइंड में कोई सिनेरियो बनता है कि अच्छा इनपुट और आउटपुट का सिनेरियो क्या हो सकता है जहाँ पे इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो? हमने एग्जांपल्स देखी उसके अकॉर्डिंगली। लाइक जैसा हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के में, क्वेश्चन गिवन होता है और एट द एंड उसका आंसर रेफरेंस के तौर पर गिवन होता है वैसे। दिस कुड बी अ गुड थिंग। ये भाई हम एक ऐसा एल्गोरिथम बनाए जो कि मैथ की इक्वेशन सॉल्व करे।
क्योंकि मैथ्स की इक्वेशन के आउटपुट तो हमारे बुक्स में लिखे हुए होते हैं, राइट, और हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है, तो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। कोई और? For prediction of any batsman, सॉरी, से इट अगेन। इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्समैन है या बैट्समैन है कोई क्रिकेट में, तो उसके स्कोर की प्रेडिक्शन करना कि उसके नेक्स्ट किसी मैच में अब स्कोर कितना होगा उसके प्रीवियस डेटा को देख के। यस, यस, यस। एनीवन एल्स? भाई दिमाग चलाएं थोड़ा अपना। चलें। मैम आई मिस्ड व्हाट वाज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अगर मैं कह रही हूँ कि इनपुट और आउटपुट फील्ड है, तो कोई एग्जांपल आपके माइंड में आती है? मैम इसमें अगर हम ये देखें कि जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें हम कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड ही हमें फिर चीजें बार बार आती हैं सामने। दिस इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल। ओके, सो अगर आप लोग नोट करो एक चीज, आप सबने जितनी एग्जांपल्स दी उसके अंदर क्या चीज मौजूद थी? कि इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, हम आउटपुट बता रहे हैं कि ये आउटपुट मेरा हो सकता है और ये इनपुट मैं प्रोवाइड करूंगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल की बात करी थी, कार प्रिडिक्शन की एग्जांपल की। ठीक है, कार प्रिडिक्शन एग्जांपल के अंदर मैंने क्या बताया कि कार कार कौन से ईयर की है, मॉडल नेम क्या है उसका, उसके अंदर फीचर्स क्या है, मल्टीपल फीचर्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम मेनली देख रहे होते हैं, ये तो आप लड़कों को पता होगा कि कार के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं लड़कों को बताओ? मैम एक तो उसके जो इंजन है उसको हम देखते हैं कि इंजन, इंजन उसका ओके। बिल्कुल ठीक हो, फिर वो एक्सीडेंटल ना हो, ओके, और सेकंड। उसका जो है जो बॉडी है वो पेंटेड ना हो, इस तरीके से थर्ड। कई फैक्टर्स होते हैं। और उसके अलावा जो उसकी चेसी नंबर है वो मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, जो उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसका इंजन नंबर और बॉडी का नंबर है वो भी चेंज ना हो। एग्जैक्ट, अब देखो शाहिद ने मुझे 5 चीजें बता दी, यहाँ पे 5 इनपुट दे दिए कि भाई वो एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, उसका एक नंबर सेम होना चाहिए, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने 5 चीजें बताई। अब आप सोचो, अगर मैं शाहिद को बोलूं कि ये 5 चीजें अगर किसी भी कार की सही है, तो क्या वो कार परचेजेबल है? अगर परचेजेबल है, तो अकॉर्डिंग टू द ईयर उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? अगर मैं ये प्राइस शाहिद से पूछूं, तो शाहिद क्या कहेंगे? शाहिद के एक्सपीरियंस से शायद बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, इतना ईयर है, अच्छा इस ईयर की गाड़ी है, ये चीजें अगर फुलफिल हैं, और इसकी अगर प्राइस मालूम करने जाओ तो इतनी प्राइस में मिल जानी चाहिए। ठीक है, क्या किया शाहिद ने यहाँ पे? शाहिद ने इनपुट्स दिए, उन इनपुट्स की बेसिस पे अपनी एक प्रिडिक्शन दे दी कि ठीक है, अगर ये चीजें हुई है तो ये प्राइस तो उसकी पॉसिबल है। अब अगर आप देखो, मैंने एक वर्ड यूज किया था एक्सपीरियंस का। ये जो एक्सपीरियंस का वर्ड है, दैट इज बेसिकली अ हिस्ट्री ऑफ शाहिद, जो कि वो बता रहा है कि उन्होंने कार को कितना यूज किया हुआ है और कार के ऊपर कितना वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री है बेसिकली वो शाहिद को इस कैपेबल बना रही है कि वो कार की प्राइस को प्रिडिक्ट करवा सके, और एक एस्टिमेशन अमाउंट आपको बता सके कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। सही है। वहीं पे अगर मैं एक बच्चा ऐसा ले आऊं जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कि शाहिद को एक्सपीरियंस है, लेट सपोज मैं हूं, मुझे कार का एक्सपीरियंस नहीं है, और आप मेरे से आगे पूछो कि मैं ये चीजें हैं, ये मॉडल है, ये इस ईयर का मॉडल है, इसकी प्राइस की प्रिडिक्शन क्या होनी चाहिए, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं। ठीक है, बट मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये जरूर कर सकती हूँ कि मैं किसी किस्म का एक एक इस तरीके का रिसर्च कर लूं, जिससे मुझे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि इस वाली चीज की ये प्राइस पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि कंफर्म यही होगी, मैं कह रही हूँ कि ये पॉसिबल हो सकती है। शाहिद के बताने में एक एस्टिमेशन था कि ये एस्टिमेशन हो सकता है, मेरे बताने में एक पॉसिबिलिटी है कि ये पॉसिबिलिटी मौजूद है वहां पे। सही है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों सिनेरियोज के अंदर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? एक्सपीरियंस की बेसिस पे आ रहा है। एक्सपीरियंस जो कि बता रहा है कि भाई ये चीज है तो इतना होना चाहिए, और एक अनएक्सपीरियंस है जो कि थोड़ा सा आप कह लो कि माइल्ड है, कि नहीं पता है कि क्या होगा और क्या नहीं।
तो यहाँ पे जो हम मशीन लर्निंग को अगर इस तरीके के सिनेरियो पे लेकर आए, तो मशीन लर्निंग इस तरीके के सिनेरियो में डिफरेंटली बिहेवियर करेगी। अब डिफरेंट जब वो बिहेवियर करेगी तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसके डेटा के अंदर, शाहिद के डेटा के अंदर हिस्ट्री तो मौजूद है, तो मैं यहाँ पे एक सुपरवाइज लगा सकती हूँ जिसमें मुझे इनपुट भी पता है और आउटपुट भी मैं एस्टिमेट कर सकती हूँ। लेकिन मेरे सिनेरियो के अंदर डेटा की नेचर क्या है कि ठीक है, मुझे इनपुट तो पता चल रहे हैं लेकिन मुझे आउटपुट नहीं पता, और आउटपुट पता करने के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी और मुझे किसी किस्म की टेक्निक को यूज करते हुए ये पता करना होगा कि पॉसिबल आउटपुट मेरा क्या हो सकता है। ठीक है, वहां पे मेरी जो सिचुएशन बन जाएगी वो अनसुपरवाइज लर्निंग की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है सुपरवाइज लर्निंग में और अनसुपरवाइज लर्निंग में, जहाँ पे आपको हिस्ट्री और अन हिस्ट्री या नॉन हिस्ट्री के बीच का डिफरेंस होता है। That's it. ठीक है, थर्ड थिंग जो हमारे पास आती है, इसकी अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं जो अनसुपरवाइज और सुपरवाइज लर्निंग के, जो मैंने आपको बहुत पहले दी थी कि भाई आप ये कह लेंगे आपके पास फ्रूट बास्केट और उसमें से आपको निकाल के आना, तो आपको नहीं पता कि आप कौन सी फ्रूट को चूज करोगे और कौन सा फ्रूट आपका आएगा बाय। ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल होती है आपके इसकी। इसके अलावा आपकी एग्जांपल होती है, लेट मी थिंक, कस्टमर सेगमेंटेशन। ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाली एग्जांपल है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, कस्टमर के सेगमेंट्स बना रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आराम से बताऊं, सेगमेंटेशन ये होती है कि कस्टमर, किस जेंडर के कस्टमर सबसे ज्यादा है, मेल फीमेल। ठीक है, अगर मेल ज्यादा है तो मेल के अंदर भी किस किस लोकेशन पे आपके मेल्स कस्टमर का रेशो ज्यादा है, किस लोकेशन पे आपके फीमेल का कस्टमर। अब आप देखो, कंपोजिशन में एक तरीके से कर रही हूँ, एक सेगमेंट बना रही हूँ कि अच्छा ठीक है, ये वाला सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है। अगर आप यहाँ एज पे वाइज देखो, भी हम ज्यादा कर सॉरी एज वाइज भी हम उसमें ज्यादा कर सकते हैं ना। सॉरी फिर से बोलिएगा। मैंने कहा उसमें हम एज वाइज भी तो ज्यादा कर सकते हैं कि एग्जैक्टली अ, हम्म, एज वाइज भी हम जा सकते हैं। मतलब इस तरीके का हम सिनेरियो बना रहे हैं जिसके अंदर हमें नहीं पता, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके क्लस्टर किस तरफ ज्यादा बन रहे हैं, कौन सी एज के आपके पास कस्टमर ज्यादा है, कौन सी एज के आपके पास कस्टमर कम है। अगर एज में कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टीन एजेस के ज्यादा है, तो टीन एजेस की लोकेशन क्या ज्यादा, कौन सी सबसे ज्यादा है, उस लोकेशन के ऊपर भी कौन सा एरिया है जो सबसे ज्यादा यूज उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब आप अपने डेटा को या आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कस्टमर की सेगमेंटेशन कर रहे हो कि कस्टमर का डेटा तो आपके पास है, पर आप ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपको किस लोकेशन पे जाके कहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, आपको आउटपुट स्टिल नहीं पता, आप अपने डेटा की बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या आउटपुट पॉसिबल कर सकती हूँ या मैं किस तरीके से अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू go for the you can say customer segmentation. थर्ड, इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है वो आती है एनोनिमली डिटेक्शन। के फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में हम सब बैठे हुए हैं, अब मैं आपके बोलूँ आप में से किसने रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई, जो रजिस्ट्रेट करके आए होंगे उनके बारे में मुझे पता होगा, जो रजिस्ट्रेट करके नहीं आए उनके बारे में मुझे नहीं पता होगा। सो जो रजिस्ट्रेट करके नहीं आए वो इनोनिमली होंगे मेरे लिए, मतलब ऐसे होंगे जिनको मैं नहीं जानती। ठीक है, तो वो सिचुएशन कैसे आइडेंटिफाई कि भाई ठीक है, मेरे पास चंक जरूर आ रहा है पर उस चंक में से कौन सा ऐसा चंक है जो उससे बिलोंग नहीं करता, वो डिटेक्ट करना। कलर्स की बात कर लो कि फॉर एग्जांपल एक कलर्स का पूरा पैटर्न बना हुआ है मेरे पास, और बीच में पूरा, ये सोचो कि पूरी शीट आपके पास वाइट है और उस वाइट शीट के बीच में आपने एक ब्लैक डॉट डाला हुआ है। दैट ब्लैक डॉट इज बिहेविंग एज अ एनोनिमसली। ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे वो ब्लैक डॉट एग्जिस्ट करता है और कहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो वहां पे भी आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग आती है कि आपने उसकी लोकेशन पे जाना होगा कि कहाँ पे वो ब्लैक डॉट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू वर्क ऑन द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तीसरी टाइप की जो मशीन लर्निंग आती है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हाँ मैंने बंद की हुई स्क्रीन अभी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है उसके अंदर ये होता है ना आपके पास इनपुट है और ना ही आपके पास आउटपुट। ठीक है, वो आपकी कहलाती है रीइंफोर्समेंट। अब इस पे कैसे हो सकता है, इसके इनपुट भी नहीं है और आउटपुट भी नहीं है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है, आप ये सोचो कि आप सब जाते हो, आप सब मेरे ख्याल से कॉलेज तो गए हो। ठीक है, कॉलेज में आप गए हो, पहला दिन है आपका,
आपको सिर्फ पता है आपका कॉलेज ये है, ठीक है। आपको नहीं पता आपको उस कॉलेज के अंदर कौन सी क्लास में जाना है, आपका टीचर कौन होगा, आपके सब्जेक्ट्स तो आपको पता है, लेकिन पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा, सेकंड पीरियड कौन सा होगा, ये आपको कुछ भी नहीं पता। आप क्या करते हो, आप कॉलेज में पहुंचते हो, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे आप पहुंचे हो। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या होगा कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है आपकी क्लास कहाँ पर है, ठीक है। आप किसी से पूछोगे कि भाई क्लास कहाँ पर है मेरी, आप उस क्लास तक पहुंचोगे। फिर आपको कोई गाइड करेगा कि भाई अब क्लास ये है आपकी, तो आपका पहला पीरियड इसका होगा, तो आपको पता चलेगा अच्छा पहला पीरियड इसका है। पहले पीरियड का वेट करोगे और आपको पता चलेगा कि आपकी मिस कौन सी है, मिस का बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ, कैसा पढ़ाती है क्या करती है। तो इसमें क्या चीज आ रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये समझ में आता जा रहा है कि ठीक है, मेरी क्लास ये है, मेरी मिस ये है, इनके पढ़ाने का स्टाइल ये है, इतने बजे से इतने बजे तक की क्लास होती है, सब्जेक्ट का पैटर्न ये है, सारी चीजें ये होती है। फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास ले लो, आज की क्लास के बारे में आपको ये पता था कोर्स आउटलाइन ये है, पर आपको ये नहीं पता था कि कोर्स आउटलाइन के पीछे क्या बैकएंड पे क्या चल रहा है। मैंने जैसे बताया स्टैटिस्टिक्स आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको टाइम बाय टाइम पता चलती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। सो यू आर लर्निंग इन द एनवायरमेंट, आप मेरी क्लास में आए हुए हो और आप इस क्लास में कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हो, ठीक है। और ये जो लर्निंग आपकी चल रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम इन योर एनवायरमेंट, इन द स्पेसिफिक एनवायरमेंट, दिस इज कॉल्ड एज अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कि आप अपने एआई को ये अलाउ करते हो कि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पे जाओ और इस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अपनी चीजों को लर्न करने की कोशिश करो जो उस एनवायरनमेंट में हो रही है। आप सबने नोकिया के ऊपर स्नेक वाला गेम खेला है, खेला होगा, जो स्नेक वाला गेम आता था, यस मैम। Yes, ma'am. खेला है। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको एक डॉट मिल जाता है, ठीक है। आपको नहीं पता कि वो स्नेक का कौन सा पैटर्न बनेगा जो उस डॉट पे जाएगा, लेकिन जैसे ही वो डॉट अपीयर होता है आपको पता चल जाता है अच्छा ठीक है मैं ये पैटर्न यूज करती हूँ जिससे मैं डॉट को गेट कर सकती हूँ। फिर वो डॉट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। फिर आप कहीं पे भी अगर ऐसा होता है कि आप उस सॉरी कहीं पे भी ऐसा होता है आप उस डॉट को अगर गेट नहीं कर पाते तो गेम वहीं पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। द सेम सिनेरियो इज इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि अगर आप किसी इन्वायरमेंट में गए हो और आपको बोला गया कि आपने डॉट को गेट करना है, तो आप पैटर्न बनाओगे उस डॉट तक पहुंचने का। आपने वो डॉट गेट कर लिया, दैट्स योर रिवॉर्ड, आपको पॉइंट मिलते हैं एंड देन सेकंड डॉट अपीयर होता है। फिर आपको पॉइंट मिलते हैं, फिर से थर्ड डॉट अपीयर। इस तरीके से जितने डॉट आप गेट कर देते हो उतने पॉइंट्स आपको मिलते रहते हैं। दैट पॉइंट्स आर योर रिवॉर्ड्स, ठीक है। वो रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहते हैं, लेकिन एज सून एज आपने वो डॉट मिस किया या आपने स्नेक को हिट कर दिया, खुद स्नेक को ही हिट कर दिया, आपको वहीं पे क्या हो जाता है, गेम ओवर हो जाती है और आपको दोबारा से उस एनवायरनमेंट पे मूव करता है फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। द सेम सिनेरियो इज हैपनिंग इन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कि अगर वो कोई गलती करता है तो वो एनवायरनमेंट वहीं पे स्टॉप होकर दोबारा से रन होता है, ठीक है। और जैसे ही वो एक टारगेट अचीव कर लेता है उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता है उस टारगेट अचीविंग के लिए। लेकिन एक बात है जो वहां पे होती है जो गेम में नहीं, गेम में आपकी कभी भी हिस्ट्री मेंटेन्ड नहीं होती, ठीक है। हिस्ट्री मेंटेन आपकी किस फॉर्म में होती है कि सिर्फ आपको ये पता होता है कितने हाईएस्ट पॉइंट अब तक के गए, ठीक है। लेकिन कभी भी आपको ये पता नहीं होता कि प्रीवियसली जो गेम खेला था उसमें पैटर्न मैंने क्या लिया था स्नेक का, वो आपको कभी भी नहीं पता चलता। जबकि एआई के रीइंफोर्समेंट लर्निंग में वो उस पैटर्न को भी याद रखता है कि अच्छा जब पहली दफा मैंने इस एनवायरनमेंट में काम किया था, इस डॉट तक पहुंचने की कोशिश की थी, तो मैंने ये वाला पैटर्न यूटिलाइज किया था, तो मैं अगेन इस पैटर्न को यूटिलाइज कर सकती हूँ। थर्ड सेकंड टाइम पे भी वो करती, वो जो हिस्ट्री होती है वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो वहां पे क्या चीज होती है कि हमें हिस्ट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है या हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हम डेटा दें और उस डेटा पे वो ट्रेन हो। वो खुद ब खुद इस एनवायरनमेंट पर रहते हुए डेटा की बेसिस पे ट्रेन होता जाता है और अपने आप को पॉलिश करता चला जाता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। यस मैम। ओके, अभी तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे सवाल कर ले। किसी का कोई सवाल है? ओके, आप सबको एक टास्क दे रही हूँ मैं अच्छा वेडनेसडे की मैम, एक क्वेश्चन, जी जी जी। सॉरी, क्वेश्चन था मेरा
कि क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन होती है जिसके अंदर हम कोई एक पर्टिकुलर टाइप का एल्गोरिथम यूज करने के बजाय कोई हाइब्रिड यूज करें। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, उसके अंदर सुपरवाइज भी लग रहा है और रिइंफोर्समेंट भी लग रहा है, या सुपरवाइज अनसुपरवाइज, इसका की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है या ऐसा कभी भी नहीं होता? अच्छा देखो, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बट एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, जो जो मैंने पहले डिफाइन की। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक डेटा आता है, ठीक है, और उस डेटा के ऊपर आपको मैं बोलती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कार प्रिडिक्शन की प्राइस, कार प्रिडिक्शन की ले लो। मैंने आपको बोला मुझे उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करके। नाउ यू नो यू हैव द डेटा एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट रिग्रेशन, बिकॉज रिग्रेशन आपके कंटिन्यूस वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रही होती है, राइट? तो आपने वो रिग्रेशन की प्रॉब्लम बना के उसको सॉल्व कर। अब सेम डेटा है और मैं आपसे कह रही हूँ कि इसकी ये प्राइस है, इसका ये सारे इसके फीचर है, मुझे बताओ ये किस ईयर का मॉडल पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, नाउ द सिचुएशन इज चेंज ना। ठीक है, अब आपको ईयर फाइंड करना है, आपको प्राइस फाइंड नहीं करनी है। अब वहां पे आपके मॉडलिंग डिफरेंट हो गई, आपकी डेटा के एक्सप्लोरेशन डिफरेंट हो गई, आपकी हर चीज डिफरेंट हो गई। तो वहां पे अब आप यूज कर सकते हो कि भाई अब मुझे क्या यूटिलाइज करना है। ठीक है, अगर मैं कह दूं ये वाली कार है जैसे मेहरान है, ये कौन सी लोकेशन पे सबसे ज्यादा यूज हो रही है, ये कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा इसकी सेलिंग हो रही है, यहाँ पे आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग आ गई, क्योंकि अब आपको आपके कस्टमर सेगमेंटेशन करनी है कि भाई ठीक है, ये मेहरान जो है वो इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा चलती है, वो लोकेशन है जहाँ पे मेहरान की सेल सबसे ज्यादा है। कराची में मेहरान नहीं चल सकती ड्यू टू इट्स डायनामिक। आपको पता चल गया, ओके फाइन, काइंड कराची इज नॉट द लोकेशन। तो वहां पे अब आपका सिनेरियो, मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो चेंज होगी, तो आपके एल्गोरिथम्स चेंज हो जाएंगे। तभी मैंने आपसे कहा था कि यू शुड नो कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर डेटा। आप डेटा से क्या आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हो, या आप डेटा को किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हो। जब वो पर्पस क्लियर होता है तो आपको खुद पता चल जाता है, ओके फाइन। अच्छा, अब आप ये बोलोगे नहीं मैं ये ऐसा पॉसिबल हो कि एक ही सिनेरियो के अंदर मैं सुपरवाइज भी लगाऊं अनसुपरवाइज, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि ये हम जो मैं बात कर रही हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हम पॉसिबिलिटी है मॉडल की और क्या नहीं। इसका रीजन ये है कि हमारे पास 50 एल्गोरिथम है शायद, और मैं आपसे अगर ये कह दूं कि भाई सुपरवाइज भी लग सकता है तो आपके पास तो 50 एल्गोरिथम्स है जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। और सोचो वो कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। सो यू शुड कम अप दैट पॉइंट जहाँ पे आपके जो एल्गोरिथम चूजिंग सिनेरियोज हैं वो कम से कम होते जाए, और आपको पता हो कि फाइन अगर ये 5 एल्गोरिथम है, ये 5 एल्गोरिथम पॉसिबल है इस सिनेरियो के ऊपर या इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, तो चलो इनका इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। 5 एल्गोरिथम आर मोर एक्सेप्टेबल रादर देन 50। तो कहीं ना कहीं हमें तो नीश डाउन तो होना पड़ेगा ना। ठीक है, क्लियर हुआ शायद? जी मैम। ओके, चलो अभी एक काम करो, आप सबके सब चैट जीपीटी पे जाओ। सब हम लोग एलएलएम्स को भी यूज करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि हमसे वो खुद ही पढ़ते हैं, नहीं। चैट जीपीटी पे जाओ, सबके पास चैट जीपीटी है, होगा ऑब्वियसली। यस मैम। हाँ, यस मैम। सब अपने अपने लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर चैट जीपीटी पे जाओ एंड जस्ट आस्क, कैन यू प्लीज गिव मी द एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स of supervised, unsupervised, and reinforcement learning in the domain of। सब लिखो, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, लिख भी देती हूँ, लेकिन आप ये लिख भी सकते हो खुद से। Please give me an example of, real world example of, not example of, real world example of supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning इन द डोमेन ऑफ। जिस भी डोमेन से आप ताल्लुक रखते हो वो डोमेन लिख दो। इन द डोमेन ऑफ लाइक एचआर से अगर आपका है तो आप एचआर लिख दो, एजुकेशन से है तो एजुकेशन लिख दो, फाइनेंस से है तो फाइनेंस लिख दो, कॉमर्स से हो तो कॉमर्स लिख दो, और
सेल्स से हो तो सेल्स लिख दो, मार्केटिंग से हो तो मार्केटिंग लिख दो, जो भी डोमेन से आप खुद रिलाय करते हो वो डोमेन लिख दो। मैंने लिख भी दिया है चैट पे, आप सब लिखो इसको और फिर आंसर पूछो चैट। आपको आपकी डोमेन के सवाल जवाब मिल रहे हैं यस मैम, ट्रेवल? मैंने चैट देखा भी। यस मैम। सिनेरियो क्लियर हो रहे हैं उनके थोड़े थोड़े, कि किस तरीके की आप स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकते हो अपनी ही डोमेन में रहते हुए। यस मैम। मैम थोड़ी बहुत समझ आ रही। हम्म। किसको समझ नहीं आ रही? मैंने कहा समझ आ रही है मैम। समझ आ रही है अब? अगर जो नहीं कर रहे ना, प्लीज ही प्रैक्टिस करो ताकि आप अपनी ही डोमेन में रहते हुए आइडेंटिफाई कर पाओ। मैंने क्यों डोमेन का करवाया आप लोगों से, बिकॉज अगर आप जनरल पूछोगे ना तो वो बहुत सारी एग्जांपल्स ला के दे देगा। बट आप अपनी डोमेन पे रहते हुए पूछोगे ना, अब डोमेन एक है, पार्ट तीन है, ठीक है, अब वो इन तीनों को किस तरीके से अलग 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 सिनेरियोज के ऊपर यूटिलाइज कर रहा है, दैट्स अ मेन थिंग। ठीक है, वो किस तरीके के सिनेरियोज बना रहे हैं, एंड दीज सिनेरियोज आर योर एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। दीज सिनेरियोज आर एक्चुअली योर प्रॉब्लम्स दैट यू वांट टू सॉल्व। ओके। और किसी ने किया है? सिर्फ मेरे पास अभी शाहिद का आया है और मुस्तजाब का आया है। इसके अलावा किसी ने? मलिहा, आयशा, हुआ का आया है। ओके। दुबा आपने किस में सर्च किया ये? मैम यूआई यूएक्स डिजाइनिंग पे। हाँ। हम्म। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी ऑल्सो।
हाँ, बट तुबा को समझ आ रहा है कि किस तरीके से सुपरवाइज आ रही है और किस तरीके से अनसुपरवाइज आ रही है। यस मैम। अरसलान ने कोड रिव्यू ऑटोमेशन के ऊपर गए हैं, क्यूए मतलब उन्होंने किया है। हम्म। हम्म। मतलब काफी अच्छा आप लोगों का एक आंसर आया हुआ है। इस एक्सरसाइज को करवाने का रीजन क्या था? इस एक्सरसाइज को करवाने का रीजन ये था कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कभी भी ये सोचो कि यार मेरी डोमेन में रहते हुए मैं क्या कर सकती। सी, आप अपनी ही डोमेन में रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हो। एक एग्जांपल आपको खुद चैटजीपीटी ने दे दी है कि यू कैन डू दिस इन योर with respect to supervise, with respect to unsupervised, with respect to reinforcement। सो ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि बस मैं अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए एआई क्यों सीखूं, या मैं शिफ्ट करना चाहूँ, या मैं कुछ करना चाहूँ। नहीं, आपके पास आपका डोमेन एरिया है, आपको पता है, आप काम कर रहे हो, यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑन दैट, एंड नाउ यू कैन अप स्किल योर सेल्फ इन द नेक्स्ट थिंग दैट इज एन एआई। ठीक है, आई होप इसमें मजा आया हो आपको। यस मैम। ओके, नाउ लेट्स यस स्टार्ट। मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक चीज अब ये करते हैं, आप में से किस किस को प्रोग्रामिंग आती है? सबको ही आनी चाहिए। मी, हाँ, शाहिद को आती है। सबको ही आती होगी आई होप सो प्रोग्रामिंग, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। पांडास और नंपाई के बारे में किस किस को पता है? रूबा को पता है। अच्छा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पांडास और नंपाई की कर लें आज, यस मैम। ताकि थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो जाए। तो क्योंकि जो सेकंड स्टेप है ना, उसके लिए इन दोनों का अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट। अच्छा चलो, स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप लोग सब करते जाओ। हाँ, तभी तो प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना कि आज का लेक्चर काफी हो गया है। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद है ना आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अ 3 by 3 मैट्रिक्स विद रैंडम नंबर्स। एवरीवन, सब करो ये। मैं स्क्रीन शेयर कर भी देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन यहाँ डालती जाऊंगी, आप लोग देखते रहिएगा। ये तो बहुत आसान है, ये चीजें तो बहुत आसान होगी। ये ये क्वेश्चन है आप सबका पहला, और फिर मुझे भी बताते जाओ इसका आंसर। करा किसी ने?
ओके, मुस्तजाब ने कर लिया। शाहिद ने कर लिया। इसके अलावा किसी ने? मैंने मैट्रिक्स बोला था, मुस्तजाब आपने डेटा फ्रेम बनाया है। हाँ। स्क्रीन चेक करें, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है सबके सब। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे चेक करें। किसी ने किया सेकंड क्वेश्चन? मैम कर रहे हैं। करो करो। अभी किसी और का कोड देखना है मुझे। शाहिद ने कर लिया है, इसके अलावा किसका है? किसी ने किया इसके अलावा? तूबा, आयशा। आयशा भूल तो नहीं गई कोड वगैरह? मैंने किया है। गुड तूबा, सामा, अरसलान, मुस्तजाब। हम्म। np.mean, np.median। गुड उसामा। गुड तूबा। तूबा, you need to
find the mean or standard deviation for the previous array. ओके, किया सही है, बट एरे आपका प्रीवियसली एरे आएगा। तो उसको मैं अगर ARR कर और इसको इसको रन कर दूं तो या दिस इज करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द थर्ड क्वेश्चन इज, ये मजा आएगा इस पे, ये वाला जिसने किया ये करें। मोहम्मद आसिफ ने भी कर दिया, गुड मोहम्मद आसिफ। ये वाला करें। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल वाला ही कीजिएगा। दिस इज टपल नॉट एरे। विच वन? एग्जाम्पल है अरसलान। You need to create an array and you need to convert that into reshape that. जो हमारा गिवन एरे है वो तो ऑलरेडी 2D में है ना, तो उसी को ही कर लें कन्वर्ट। उसको 1D में करना है। हाँ। अच्छा, हम्म 1D में कन्वर्ट करना है। नहीं अरसलान, यू नीड टू थिंक ऑफ इट। किने किया? 1D से 2D में चले गए हो या 2D से 1D में आ गए हो?
सुबह का कोट मैंने अभी किया था, अरसलान का देखते हैं। बस एसडी नहीं है हुजूर में कागज मस्जिद जाता है नहीं है आप करीब से ले पाता नेक्स्ट बेंच चल जाएगा अपने माइक म्यूट कर लिया। ओके, तो इनके पास इन्होंने सही किया अरसलान ने, ये वाला पार्ट। इसके अंदर इनके पास 1D एरे था, ठीक है, और उस 1D एरे को 2D एरे में किया। अरसलान थोड़ा सा इस कोड को डिफाइन कर सकते हो? हम्म। ट्राई। अरसलान, बिकॉज उनके माइक का मसला है मेरे ख्याल से। चले जी, आगे बढ़ जाते हैं, तब तक ये वाला काम कर दो सिर्फ लास्ट, फिर पांडास के 2-3 देख लेते हैं। गुड, ये वाला कर दें लास्ट, फिर पांडास के देख लेते हैं, फिर क्लास एंड कर देंगे। यस, यस उस्मान, 2 rows and 4 columns। Why do we do stacking? Okay, why do we do stacking? Stacking, ओके। मलिया, स्टैकिंग जो हम कर रहे होते हैं ना, स्टैकिंग का मतलब होता है कि आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली टू टू एरेज को या 2 कॉलम्स को आप कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। इन रियल सिनेरियो, जब मैं मेरे पास एक सिचुएशन थी, चलो सबसे एग्जांपल जो पहली थी वो इसी को ले लेते, कोविड 19 वाली एग्जांपल को। कोविड 19 वाली एग्जांपल के अंदर मेरे पास पॉजिटिव डेटा एग्जिस्ट करता था पेशेंट्स का और नेगेटिव डेटा एग्जिस्ट करता था पेशेंट्स का, राइट। बट ये डेटा तो एक डेटा हो गया, दूसरा डेटा आता था इवेंट्स का, जो कि इवेंट्स का डेटा वो डेटा होता है जिसमें आपको ये पता चलता है, जो आपके कैलेंडर्स के अंदर होता है, कि आपको पता होता है कौन सी डेट पे कौन सा इवेंट अकर होने वाला है, ईद कब आएगी, ईस्टर कब आएगा उनका, क्रिसमस कब आएगा इनका, ये सारी चीजें डिफाइंड होती है उसके अंदर, ठीक है। अब आप सोचो, मेरे पास एक डेटा है जो पॉजिटिव पेशेंट्स का डेटा और एक डेटा है जो कि इवेंट्स का डेटा। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन दोनों डेटा को कंबाइन कर दूं, राइट। बिकॉज जो इवेंट्स आ रहे हैं वो इवेंट्स भी एक पर्टिकुलर डेट पे आ रहे हैं, और जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं वो भी हर दिन के हिसाब से आ रहे हैं, डेट के हिसाब से आ रहे हैं। तो कैन आई कंबाइन दीज टू डेटा सेट टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ डेट? मलिहा, यस। सो दैट्स वेयर द स्टैकिंग पार्ट इज अकर, बिकॉज जो इवेंट वाला कॉलम आपका बनता है, दैट कॉलम इज कंसिडर्ड एज एन सीरीज एंड दैट सीरीज कैन बी वर्क एज एन एनपी एरे, एरे को हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब वो एरे और पॉजिटिव
पेशेंस वाला एरे, आप उसको कंबाइन करने की कोशिश करोगे, तो यू नीड टू स्टैक टू एरेस टुगेदर। अब आप वो किस तरीके से करते हो, वर्टिकली करते हो, हॉरिजॉन्टली करते हो, या अदर फॉर्मेट में करते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको करना चाह रहे हो, या आप किस तरीके का अपना डेटा जो है वो उसको कंसिडर करते हो, किस तरीके के डेटा को आप मानते हो कि हाँ ये डेटा जो है इस तरीके से आना चाहिए कि वर्टिकली स्टैक होना चाहिए या हॉरिजॉन्टली स्टैक होना चाहिए। तो उसके ऊपर फिर आपको स्टैकिंग का पार्ट आपको हेल्प करता है। अच्छा, ये कोड मुस्तजाब साहब ने लिखा है, जो कि ये है कोड, और इन्होंने देखें ये वर्टिकली इस तरीके से स्टैक करवाया, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से स्टैक करवाया। सो या दिस इज ग्रेट। नाउ आई एम सेंडिंग यू गाइस Excel. Do you guys has any kind of data, Excel data in your you can say computer? Any any Excel data do you have, guys? Or should I? Yes. Okay. Just load that data in your Jupyter notebook. एवरीवन, आप सबके पास है? मुझे कंफर्म कर दें, वरना फिर मैं शेयर करूंगा सबके साथ। है आप सबके पास? यस, ठीक है। चलें फिर आप करें, उसको लोड करें प्लीज प्रोवाइड। ओके, मैं दे देती हूँ। मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ, प्लीज चेक इट। सी आई शेयर ऑन व्हाट्सएप, यू गाइस कैन सी। उसको लोड करें अपने पास सब। कर लिया? अब आप इसमें से मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करें, सबके सब मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करें अपने डेटा में से, और उसको उसको फिल करने की कोशिश करें। हर कोई करे अपने पास, मिसिंग डेटा फाइंड करें और मिसिंग डेटा को फिल करें सब।
जी, किसी ने किया? Okay, if you have only one column that has null values, then you need to fill those values. Now I want to see that आप लोग क्या वो लगाते हो, लॉजिक लगाते हो, आप वाकई में रिप्लेस कर देते हो या क्या करते हो उसके साथ. That's what I want to see. किसी ने किया? Okay, share your code, Sama. मलिहा, मोड 0 क्यों फिल किया? अच्छा, सामा ने मीन से फिलअप किया. क्यों किया आप दोनों ने ऐसे? लिख के दे दें सिर्फ.
आप दोनों लिख के देते सिर्फ। सेम मीन। हाँ, तो मीन क्यों किया, कोई मुझे बताना चाहेगा? मैम मैंने मीन इसलिए यूज किए हैं क्योंकि हम्म। टोटल वैल्यूज जो थी ना वो 20640 थी। हम्म। तो उसमें से 207 जो थी वो नल आ रही थी ना। हम्म। तो इसलिए मीन से जो है एवरेज निकाल के तो वो यूज कर लिया। अच्छा मॉड अच्छा। यूज कर सकते थे लेकिन मॉड तो कैटेगोरिकल वैल्यूज हम्म। के लिए होता है इसीलिए वो ये नहीं यूज होना था। हम्म। तो मीन ही बेस्ट लग रहा था। ओके। अम, गॉट इट। यहाँ पे यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं ये कैटेगोरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है, ये तो कैटेगरीज है ना कि 1 बेडरूम, ये 2 बेडरूम, ये 3 बेडरूम। लेकिन उसकी टाइप क्या है? एंड यू मीन नंबर्स, नंबर से हाँ, रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर्स है ना, तो दैट्स वाई। अच्छा, तो फिर तो अगर हम मीन निकालेंगे वो तो डेसिमल वैल्यू में आ जाएगा, तो बेडरूम्स तो डेसिमल नहीं होते। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक। जी। मेन यूज इसलिए करा है ताकि जब हम इसे नीचे और ऊपर की वैल्यूज के मेन यूज करके एक सिंपल नंबर। लेकिन उसामा ऐसा नहीं होता ना कि नीचे फर्स्ट मिडिल वैल्यू अगर निकालनी है तो उसके अपर और लोअर वैल्यू को वो मीन ले ले और मिडिल वैल्यू निकाल ले, ऐसा नहीं होता। वो ओवरऑल कॉलम के ऊपर आपकी मीन निकालता है और उस मीन को आपको रिप्लेस करके देता है। एग्जैक्टली मुस्तजाब सही कह रहे हैं, मीडियन गुड फॉर न्यूमेरिकल डेटा विदाउट extreme outliers. Okay, so yeah, that's how you think about the data. This was an activity that आप अपने डेटा को किस तरीके से जज करते हो। जो मलिहा ने एक पॉइंट बताया, दैट वाज अ वैलिड पॉइंट, कि अगर हम मीन ले लेते हैं तो मीन के अंदर ये हो जाएगा कि वो डेसिमल वैल्यूज आ जाएंगे, एंड डेसिमल वैल्यूज में कभी भी आपके रूम्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो यू हैव टू मेक योर वैल्यू समथिंग इंटीजर, और उस इंटीजर वैल्यू के लिए भी आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो चीजें, दैट्स व्हाट मैटर। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह फॉरवर्ड होंगे डेटा एक्सप्लोरेशन और टेक्निक से, किस तरीके से फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, किस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हो अपने डेटा को। ये सारी चीजें हम समझेंगे, पहले पूरा फ्लो समझेंगे कि मशीन लर्निंग में किस तरीके से पूरा फ्लो चलता है, एंड देन फिर हम एल्गोरिथम्स पे जाएंगे। तो जो फ्लो हम समझेंगे वो फ्लो आपका ये होगा कि आपको ये बता रहा होगा कि अगर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कोई भी इम्प्लीमेंट करते हो उससे पहले क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कर सकता है।